हर एक आदमी ये चाहता है कि उसको समाज अलग तरीके से देखे, अलग रेस्पेक्ट दे, और वो आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके पापा की दुकान थी आप भी उस पर बैठने लगे तो आपको कोई भी वो रेस्पेक्ट नहीं देगा। मतलब आपको अलग कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपके परिवार में, आपके समाज में किसी ने नहीं किया। सपना आपको बहुत बड़ा लेना होगा, पर एग्जीक्यूशन आप शॉर्ट टर्म गोल्स पे अपना रोज रोज कि अगले 1 महीने में क्या चीज़ आने वाली है, अगले 7 दिनों में मेरे पास क्या चीज़ आने वाली है। आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा, एक रास्ते पे चलना पड़ेगा जहाँ आपको खुद नहीं पता होगा कि आप किस मंजिल पे पहुँचोगे। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि अमन तुम जिस सिचुएशन से हो उससे ख़राब सिचुएशन से कुछ लोग तुमसे बेहतर कर चुके हैं। सक्सेस कॉपी करने पे तब मिलेगी जब आप उसके स्ट्रगल को भी कॉपी कर पाएंगे और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और उस कोशिश में सबसे अच्छी बात यही थी कि उम्मीदें मेरी खुद से ही थी। जब भी मैं टूटता था तो मैं अपनी पीठ खुद ही थपथपा के कहता था अरे नहीं यार सब हो जाएगा, कैसे नहीं होगा। So, hey guys, this is your boy अमन दत्रोवाल और आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ हैं अभिनय जी। तो अभिनय सर एसएससी के अंदर मैथ्स की इंडिया की टॉप फैकल्टी हैं और पिछले काफ़ी सारे सालों से लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। इन्होंने अपनी खुद की बुक पब्लिश करी है और आज हम इनके यहाँ पे फार्म हाउस में आए हैं एक छोटा सा सेशन लेने। चाहूँगा यार आप सारे लोग पूरा सेशन देखें, जो आपको चीज़ें ठीक लगे वो सारी चीज़ें यार मार्क करते जाना, ठीक है, वरना हम रात के खाने की तरह इसे बोल रहे होंगे। ये आस्था चैनल नहीं है। सबसे पहले अभिनय सर शुक्रिया यहाँ पे ये इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू अमन। तो अभिनय सर हमारे एसएससी के इंडिया की टॉप फैकल्टी हैं और इन्होंने यार खुद की बुक स्टार्ट कर रखी है, बहुत अच्छी पब्लिश हो रही है। पहले सर ऑफलाइन में पढ़ाते थे, आज के दिन ऑनलाइन में लाखों बच्चों को सर ने फ्री में पढ़ाया है। तो मैं चाहता हूं कि मैंने इनकी जर्नी से खुद पर्सनली बहुत सीखा है। मैं पिछले 2 साल से सर के टच में हूं। इन्होंने काफ़ी जगह पे मुझे मेंटर किया और मुझे लगता है कि इनकी लाइफ की काफ़ी चीज़ें आप भी सीख सकते हैं। तो जो चीज़ें जनाब ठीक लिखते जाएं, उन्हें नोट करते जाएं। तो सबसे पहले शुक्रिया अभिनय सर, आप थैंक यू अमन, थैंक यू समय देने के लिए। तो हमारे काफ़ी सारे बच्चे सर जानना चाहेंगे, अगर 2 से 3 लाइनों में मैं पूछूँ कि हु इज़ अभिनय जी, और तो आप अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ये तो एक बड़ा पेचीदा सा सवाल है, बट मैं यही कहूँगा कि हाँ, एक ऐसा शख्स जिसने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी जीना भी सिखाया, जिसने बताया कि लाइफ का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या जीवन है, पढ़ाई में आने वाली समस्याएं। क्योंकि मैंने हमेशा से ही बच्चों को वही चीज़ें सिखाई कि जब मैं विद्यार्थी था तो मैं किस तरीके से लाइफ को लेता था या मैं अपने लाइफ में आने वाली परेशानियों को कैसे सॉल्व करता था, वो मैंने बच्चों को सिखाया है। मतलब बच्चों के दिलों में अगर मैंने जगह बनाई है तो मैंने उनके साथ उनको एहसास कराया है कि मैं आपके साथ हर मोड़ पे खड़ा हूँ पढ़ाई के साथ साथ। चाहे वो बच्चों के एग्ज़ाम में हुई कुछ परेशानियाँ हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों, उनके साथ लड़ाई करने की बात हो, बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ हो उसके साथ खड़े होने की बात हो, तो मैंने लोगों के बेसिकली दिलों को इसी तरीके से जीता है। और ये समझा है कि आज अगर किसी बच्चे के पास पैसे नहीं हैं और वो इस वजह से कहीं एजुकेशन से वंचित ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस वजह से तैयारी नहीं कर पा रहा। जब मैं ऑफलाइन सेमिनार लेता था तो लोग मुझे कहते थे सर हम तो यहाँ पे ग्वालियर में हैं, इंदौर में हैं, दिल्ली नहीं पहुँच सकते, आपसे कैसे पढ़ें, जब मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर ही रहा था। तो जब मैंने इस चीज़ को देखा था कि भाई अगर हम YouTube के ज़रिए, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका था जहाँ लोग अपना बहुत ज़्यादा समय बिता रहे थे बल्कि गंवा रहे थे, वहाँ हमने एजुकेशन को लाया और ये कहा कि एक हम ऑर्गेनाइज वे में कंप्लीट पढ़ाएंगे। YouTube को एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ से बच्चा पढ़ सकता है, सीख सकता है और 100% पढ़ सकता है। सबसे बड़ी चीज़ सर यहाँ पे मैं शुरुआत से आपकी जर्नी उठाना चाहूँगा जिससे कि बच्चा समझ पाए, रिलेट कर पाए कि यार हमारा भी सेम बैकग्राउंड था। तो कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, कहाँ आपका गांव था, किधर ग्रेजुएशन करी, और ये टीचिंग का चैप्टर कैसे आया? आपने अपने आप में भी एसएससी एग्ज़ाम काफ़ी बार क्वालिफाई किया है, वो सारी चीज़ें सर आप एक बार थोड़ी लाइट डालें उसमें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर जैसे लोग सिर्फ ये कहते हैं कि भाई हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, मेरा इतना ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जैसा हम सोचते रहते हैं वो सब कुछ हमारी लाइफ में घटता रहता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि बी पॉजिटिव। लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, क्यों रहो और क्यों लोग कहते ही हैं कहने के लिए, नहीं कहते। मतलब मैं जैसा जैसा सोचता था अपने जीवन में वो सब कुछ मैंने पाया है, एवरीथिंग। जैसे कि मैं तो एक बहुत छोटे से गांव से, आपको पता ही है, सबको मैं बता देता हूँ आपके इस चैनल पे भी कि रामपुर एक गांव है यूपी का, बहुत छोटा सा, ये वो ज़िला नहीं है, ये गांव है एक बहुत छोटा सा जहाँ पे हमने पढ़ाई स्टार्ट की। कच्ची एक से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, कच्ची एक थी, फिर कच्ची एक में टीचर को लगा ये बच्चा थोड़ा चुलबुला सा है तो जल्दी से उसने पक्की एक में ला दिया और फिर 1 2 3 4 5। तो एक कहावत नहीं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, मतलब कि
मेरा बचपन से ऐसा था, आप सोच सकते हो कि मैं एक उस स्कूल में पढ़ा जहाँ बाउंड्री भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए था कि यार टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। जब मैं 4th क्लास में था तो मेरी सिस्टर 6th क्लास में थी और उसके स्कूल के टीचरों, मैं 1-2 बार जब उसको स्कूल लेने गया तो वहाँ उनको मैं बहुत अच्छा लगने लगा, तो वो लोग मुझे 6th क्लास के बच्चों के साथ बिठा के सिखाने लगे। जब मैं 4th क्लास में था तो मैं अपनी सिस्टर के साथ इंग्लिश का और मैथ्स का पेपर दिया करता था उसके साथ बैठ के 6th क्लास में, और सिर्फ इसलिए कि मुझे स्कूल में ना बड़ा इंप्रेशन बन जाएगा, टीचर कहेंगे यार ये एक अलग बच्चा है, देखो 4th क्लास में। मतलब मुझे ना अलग करने की आदत है शुरुआत से कि कुछ ऐसा करो जिससे कि अलग दिखो आप, मतलब कुछ अच्छा करो, पॉजिटिव करो, ऐसा नहीं कि नेगेटिव, पॉजिटिव आप कुछ ऐसा करो जिससे लोगों की मन में आपकी छाप बने कि ये कुछ नया कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है। तो 5th क्लास तक तो प्राइमरी से ही मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर 1 साल, आपको पता होगा पहले प्राइमरी स्कूल में ये नहीं होता था, मतलब इंग्लिश नहीं होती थी, ABCD नहीं होती थी, बट मैं 4th क्लास से ही जब बड़े स्कूल में जाने लगा था, उसको बड़ा स्कूल कहते थे, तो मैं ABCD 4th क्लास में ही सीख गया था। और 5th क्लास तक तो मैं ऐसे हल्के बुल्के सेंटेंस भी बना लेता था, वह जाता है वह खाता है, आजकल तो 1st क्लास में बच्चे सीख जाते हैं। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई बचपन से। घर में आप जानते हैं कि किसी की भी सरकारी नौकरी लग जाए तो आपके ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो वैसा ही कुछ हमारे साथ भी था कि घर में कोई एक सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो चुका है तो हमें भी कुछ वैसा करना है। बट मुझे एक चीज़ ये लगती थी कि अगर वैसा ही करेंगे तो लोग नहीं समझेंगे, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको परिवार, हर एक आदमी ये चाहता है कि उसको समाज अलग तरीके से देखे, अलग रेस्पेक्ट दे, और वो आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके पापा की दुकान थी आप भी उस पर बैठने लगे तो आपको कोई भी वो रेस्पेक्ट नहीं देगा। मतलब आपको अलग कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपके परिवार में, आपके समाज में किसी ने नहीं किया। तो वही चीज़ मेरे दिमाग पे हावी थी कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब भी निकालेंगे, हमारी भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी या हम भी गवर्नमेंट जॉब करेंगे, बट कुछ और अलग करना है, कुछ और बड़ा करना है। क्या करना है इसके बारे में कुछ नहीं पता, और किसी को भी नहीं पता होती। जब हम शुरुआत करते हैं, चाहे आपने शुरुआत की या मैंने भी शुरुआत की, तो हमें आपको किसी को भी नहीं पता था कि हम क्या करेंगे या कहाँ पे जाके हम रुकेंगे। लेकिन आज का जो मैं युवा देखता हूँ, जैसे आपने कहा कि आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, तो मुझे यही लगता है कि आज आप देखेंगे, मैं खुद देखता हूँ 12th क्लास किए बच्चे ने इंस्टाग्राम पे उनके स्टेटस में लिखा होता है आई वॉन्ट ए बिग फेम, मैं बहुत फेम चाहता हूँ, मैं बहुत वर्ल्ड फेमस होना चाहता हूँ। आप होना चाहते हो, बट आपको करेगा कौन? मेन मुद्दा ये है, आज का जो युवा, जो मैक्सिमम मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, सब इजी सक्सेस चाहते हैं कि बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए। सक्सेस मुझे नहीं लगता कि सोचने से किसी को मिल सकती है कि मैंने सोच लिया अब मुझे बहुत फेम चाहिए और लोग आएंगे मुझे फेम बांट देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा, एक रास्ते पे चलना पड़ेगा जहाँ आपको खुद नहीं पता होगा कि आप किस मंजिल पे पहुँचोगे, आपको भी नहीं पता होगा, हमें, आपको या किसी को भी नहीं पता। जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, किसी भी जगह पहुँचे हैं, और भी बड़े बड़े लोग, या सचिन तेंदुलकर को ले लें तो किसी को भी नहीं पता, या आप आजकल के क्रिकेटर्स को ले लें, विराट कोहली को ले लें, क्या उनको पता था कि मैं इतना बड़ा क्रिकेटर बन जाऊँगा? अगर ये सोच के कोई पहले से ही करेगा तब तो इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। हमें करना क्या है कि हमें एक सीधे रास्ते पर चलना है। अब वो रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? जब हमें मालूम है कि हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, अपना 100% लगा रहे हैं, तो फिर कहीं अच्छी जगह ही पहुँचेंगे। तो हम अगर पहले से ये सोचने लगे कि मेरी मंजिल वो है और मुझे वहाँ पहुँचना है, तो हम कभी नहीं पहुँच पाएंगे। आज शायद सरकारी नौकरी में भी लोग इसीलिए जल्दी हिम्मत हार जाते हैं कि वो ये सोचने लगते हैं यार अभी तैयारी करूँगा, 1 साल बाद प्री होगा, 1.5 साल बाद मेंस, 3 साल बाद जाके नौकरी लगेगी। थोड़ा बहुत सिस्टम भी स्लो है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें अपनी मेंटेलिटी को भी दोषी मानना पड़ेगा कि हम चाहते हैं जल्दी से कुछ हो जाए। और वहीं पे अगर मैं ऐसा सोचूं कि अभी मेरा टारगेट बस इतना है, रिसेंट टारगेट, कि मुझे मॉक्स में अच्छे नंबर लेके आने, सिर्फ मेरा इतना सा टारगेट है, तो वो टारगेट भी नज़दीक है, मैं उसके प्रति सचेत भी ज़्यादा रहूँगा कि नहीं, और मैं टारगेट अपने दिमाग में रखूँ कि मुझे 3 साल बाद कहाँ होना है वो रखूँ, तो मैं क्या भटकता रहूँगा और अपने लक्ष्य के प्रति उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं बढ़ पाऊँगा। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे से टारगेट लाइफ में सेट करने हैं भाई, मॉक देना है, फिर मेरा टारगेट हो जाएगा मुझे प्री एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर मेरा टारगेट हो जाएगा मुझे मेंस कैसे क्वालिफाई करना है। ये हमारे छोटे छोटे से टारगेट्स हैं जो हमें बड़ी सक्सेस तक पहुंचाते हैं। अगर हम में से, आप में से कोई भी लोग अगर पहले से ये सोच लेता कि मैं इतना ऐसा कर पाऊंगा, वैसा कर पाऊंगा, आजकल लेकिन लोग वही कर रहे हैं, आपने किया, मैंने किया, लोग सोचेंगे अरे मैं भी यूट्यूब पे चैनल बनाता हूँ, अब ऐसा करना शुरू करता हूँ, भले ही उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, बट लोग दूसरे की सफलता देख के ये सोचते हैं कि अब मैं उसके पद चिन्हों पे चलता हूँ। जबकि जो इंसान सफल है, आपको पता भी नहीं है कि उसके पद चिन्ह कहाँ कहाँ पड़े थे, कितनी मुश्किलों से गुजर के वो वहाँ तक पहुँचा, ये हमें नहीं पता होता। लेकिन हम वो चीज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसकी सिर्फ सक्सेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जबकि सक्सेस कॉपी करने पे तब मिलेगी जब आप उसके स्ट्रगल को भी कॉपी कर पाएंगे और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सर, इसके अंदर आप इस चीज़ पे
हमने जैसे 12th पास करी तो उस टाइम क्या हमें जेई वगैरह का था या आपका यूँ था कि नहीं यार बैचलर्स मेरे को करनी है, किस प्रकार से आपका माइंड था? अच्छा हाँ, जब जैसे मैंने 12th किया तो पहले तो यही था कि भाई 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने, फिर ये था कि हाँ भाई चलो जेई की तैयारी करते हैं। तो हम अगर जेई की भी तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं कि भाई जेई नहीं निकला तो लाइफ मेरी खत्म हो जाएगी, नहीं। अरे बहुत लोगों का नहीं निकला, आज जितने लोगों का नहीं निकला वही बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने जेई की तैयारी से कुछ नहीं सीखा तो ये बहुत गलत होगा। मैं अमन आपको बताता हूँ, जब मैं जेई की तैयारी के लिए गया तो मुझे ये नहीं पता था व्हाट द रेडियस ऑफ सर्किल, जबकि मुझे मैथ्स में उस टाइम 134 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 162। मुझे ये नहीं पता था रेडियस क्या होती है, क्योंकि मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम से पढ़ा था। मुझे नहीं पता ये ब्रेथ है, ये इसकी त्रिज्या है। उसके लिए जब हम कोचिंग करने गए तो कोचिंग वालों ने हमें सजेस्ट किया कि मैथ्स की भी डिक्शनरी आती है जहाँ पे हिंदी वर्ड्स और इंग्लिश वर्ड्स निकलते हैं। मतलब हमारे लिए दो चैलेंजेस थे, एक तो कॉन्सेप्ट को समझना और ऊपर से फिर हिंदी इंग्लिश का, जबकि हम हिंदी बैचेज में ही थे बट हमारी इंग्लिश बिल्कुल ही गई भी थी, हमें इंग्लिश में टर्म्स ही नहीं पता थे। तो हमने वहाँ तैयारी की, बट मैं ये नहीं कहूँगा मैंने वहाँ कुछ नहीं सीखा। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी, गणित के प्रति अपना इंटरेस्ट डेवलप किया जो पहले से भी था, और गणित की गहराई में हम गए। उसके बाद लगा कि ठीक है चलो ग्रेजुएशन करेंगे, तो ग्रेजुएशन में भी गणित को प्रायोरिटी दी, गणित को हमेशा, क्योंकि आपका एक तो इंटरेस्ट होता ही है। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, किसी का पढ़ाई में है, किसी का किसी और चीज़ में। जैसे मेरा मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, बट ये नहीं था कि मैथ्स एज ए कैरियर रहेगा, ये कभी नहीं था कि भाई मैथ्स एज ए कैरियर बनेगा। हाँ, ये मैं ज़रूर सोचता था कि मैं मैथ्स में इतना कुछ करूं। आज भी मुझे याद आती है जब मैं 12th क्लास में किसी की शादी में जा रहा था और कार में बैठ के मैं ये बात सोच रहा था, कार किराए की थी बता दूं, कि ये सोच रहा था कि लोग मुझे फ़ोन कर करके क्वेश्चंस पूछें। मतलब मैं ये बताता हूँ कि मेरी सोच कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई मेरी लाइफ में कि लोग मुझे फ़ोन कर करके क्वेश्चंस पूछें। घर वालों को भी कितना अच्छा लगेगा यार, हमारे बेटे से लोग फ़ोन करके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। मेरी एक किताब आए, यानी ये चीज़ मैंने 2006 में अपने दिमाग में सोची थी, जो आज रिफ्लेक्ट हो गई कि आज तो मेरे पास खैर वक्त नहीं है लोग सवाल पूछने को, तो रोज़ अगर मैं बताने लगूँ तो लाखों कॉल्स आ जाएं। फिर बुक लिखने वाली बात, तो जब मैंने फिर ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन में भी मैं मतलब अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोलों को अचीव करते हुए चला हूँ, ये कहूँगा। जैसे भाई ग्रेजुएशन में था तो मेरी प्रायोरिटी ये थी कि यार मुझे कोई भी जॉब लेनी है, ये नहीं है कि मैं सीधे ही कुछ बड़ा करूँगा। भाई कॉलेज में हूँ तो मैंने उस कॉलेज में जो कंपनी आई TCS, उसमें जॉब लेने के लिए पूरा एफर्ट डाला अपना, और 11 लोग सेलेक्ट हुए तो मुझे TCS में जॉब मिली 23,000 रुपये महीने की, तो मैंने वहाँ भी अपना एफर्ट डाला। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि नहीं मुझे तो बहुत बड़ा करना है। आज लोग यही ज़्यादा करते हैं कि चीज़ें छोटी छोटी छोड़ते चलते हैं, इससे प्रेशर डेवलप होता है आपके ऊपर। मेरा मानना ये है कि अगर कुछ चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको देखिए फैमिली सपोर्ट भी चाहिए। अब फैमिली भी कब तक सपोर्ट करे, आपके रिश्तेदार समाज आपको टॉर्चर करने के लिए बैठा है। जैसे मैं थोड़ा सा बीच में एक चीज़ डालना चाहूँगा, अगर मैं कुछ और क्रिएटर्स को देखूँ, जैसे कि कल हमने टेक बर्नर का इंटरव्यू लिया, या फिर मैं अपने केस में भी देखता हूँ, तो हमने अपने कॉलेज की प्लेसमेंट्स छोड़ी कि फुल ऑन जाते हैं। एक डेडलाइन हमने ली कि चलो ठीक है, साल 2 साल मैं 2 साल दूंगा इस चीज़ को, ये चीज़ क्लिक हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में कुछ और देखेंगे। जैसे आपने कहा कि एक लॉन्ग टर्म विजन पहले से सर ने रखा कि यार हाँ मुझे बड़े होके कुछ इस प्रकार की चीज़ें करनी है, और फिर आप शॉर्ट टर्म गोल्स लें और उन्हें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें। सपना आपको बहुत बड़ा लेना होगा, पर एग्जीक्यूशन आप शॉर्ट टर्म गोल्स पे अपना रोज़ रोज़ कि अगले 1 महीने में क्या चीज़ आने वाली है, अगले 7 दिनों में मेरे पास क्या चीज़ आने वाली है। तो ऐसे में सर क्या मैं बच्चे को यूँ बोल सकता हूँ कि डिपेंडिंग ऑन, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी सर कि सक्सेस के बहुत सारे इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। एक तरीका सर आपने बताया जैसे कि आप छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ लें, एक जैसे हमारा एक्सट्रीम वाला हो गया कि आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया और आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गए। पर फेलियर के कुछ डिफाइंड तरीके होते हैं कि आप यार इस गड्ढे में पक्का गिरोगे। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ देखी थी, आप किसी भी बड़े प्लान को, प्रोजेक्ट को, एग्जीक्यूशन देखते हैं तो आप ये सिर्फ ये ना देखें कि किस किस तरीके से वो सक्सेसफुल हो सकता है, आप ये भी देखें कि किस किस तरीके से वो जनाब चीज़ फेल हो सकती है। फेलियर के वो कौन से स्पेसिफिक रास्ते हैं जिनसे आप कहोगे कि यार इनसे दूर ज़रूर रहना। बिल्कुल अमन, आपने दोनों बातें ठीक कहीं, पता है, लेकिन होता क्या है कि ये सारी चीज़ें एक पॉइंट पे फैमिली बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई और जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई, जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि भाई पेरेंट्स भी थे, वो भी जॉब में थे, तो आप अफोर्ड कर पाए उस चीज़ को छोड़ना कि भाई आपने जॉब को छोड़ दिया। एक केस जहाँ ऐसा है कि जहाँ आपकी फैमिली की आगे आने वाले महीने में रोटी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, हमारे केस में वो चीज़ थी। तो
तो हमारे लिए वो 23,000 रुपये की नौकरी भी वैल्यूएबल थी। क्यों थी? क्योंकि कल को कहीं ऐसा ना हो कि घर में खाना भी नहीं बन रहा है, तो मैं जिम्मेदार आदमी हूँगा उस केस में कि भाई आपको 23,000 रुपये की नौकरी मिल रही थी और आपने नहीं ली और आज आपके घर में खाना नहीं बन रहा, तो मेरे ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई कहते हैं ना कि आपके पास खोने को कुछ नहीं है, तो आपको कुछ भी आ रहा है वो भी बेहतर लग रहा है जब आपको ये है कि इतना खोना आप अफोर्ड कर सकते हो। आपके केस में ये था कि आप इतना खोना अफोर्ड कर सकते हो, तो ये दोनों ही तरीके ठीक हैं, बट वो हर एक स्टूडेंट को या हर एक इंसान को देखना पड़ेगा कि क्या आप इसे लूज करना अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। तो मैं नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने वो चीज़ ली। तो दोनों ही तरीके अपनी जगह सही है, वो डिपेंड करता है हमारी अफोर्डेबिलिटी पे कि भाई आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस सोसाइटी में रह रहे हो। जैसे आपको टाइम मिल गया, अब कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइम ही नहीं मिलता, उनको ये कह दिया जाता है कि भाई ग्रेजुएशन तक आपने कर लिया जो करना है, अब आप जॉब करो या जो करो, अब आपका घर से खर्चा बंद है। और वहीं पे अगर पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा आप टेंशन मत लो, आप अपना पैशन फॉलो करो, जो आप करना चाहते हो वो करो, और हमने आपको 3 साल दिए, आप जो भी बेहतर करना चाहते हो करो। सर इसमें जैसे एक चीज़ हमारे केस में भी पेरेंट्स से हमने खर्चे लेने छोड़ दिए थे। और जैसे एक मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट लिया 2014 बैच IAS वरुण बरनवाल, वो ऐसे व्यक्ति थे कि साइकिल रिपेयर बैकग्राउंड से आए थे, इंजीनियरिंग के अंदर गए, उनकी फ़ीस टीचर्स वगैरह ने दी, घर में बिल्कुल पैसा नहीं था, उनकी एक जॉब लगी, उनका प्लेसमेंट पैकेज भी ठीक था, पर उसके बावजूद उन्होंने वो प्लेसमेंट छोड़ दी, मिला हुआ पैकेज छोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि मैं UPSC का अटेम्प्ट दूंगा, मेरे पास 1 साल ही है। कोचिंग के पैसे भी उन्होंने नहीं दिए, जाके टीचर से बात करी तो टीचर ने कहा मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, तुम ठीक बच्चे लगते हो मुझे। उन्होंने उस बात पे बिलीव किया और उस चीज़ को एग्जीक्यूशन पे लेके गए और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चीज़ निकाली। जैसे टेक बर्नर का मैंने इंटरव्यू लिया तो उस व्यक्ति ने घर से पैसे नहीं उठाए, उस व्यक्ति ने अपना खुद का खर्चा चलाया। वो लगभग 20-25 हज़ार रुपये कॉलेज के बाद कमाता था, उसमें भी उसने एक व्यक्ति को एम्प्लॉय कर लिया, 17,000 रुपये का एडिटर। तो शुरुआत के साल में वो अपने एम्प्लॉय से भी कम कमा रहा था। तो ऐसे में मेरे को वो जो एक लाइन आई, क्योंकि यहाँ पे हम जब बच्चे देखते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे आ गया है क्योंकि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल रहे हैं। आई गेस बच्चे भी काफ़ी सारी चीज़ यहाँ से पकड़ रहे होंगे कि यार सक्सेस होने के आपके इनफाइनाइट तरीके होते हैं। आप ना किसी भी एक व्यक्ति को सीधा एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते, आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो। और एक चीज़ होती है यार, हसलर्स के कुछ रूल होते हैं। नंबर 1 होता है कि आप एक्सक्यूजेस कभी नहीं बनाओगे, राइट। अगर कोई एक व्यक्ति कर सकता है, आप जिन शूज़ के अंदर अभी बैठे हुए हैं, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि अमन तुम जिस सिचुएशन से हो उससे ख़राब सिचुएशन से कुछ लोग तुमसे बेहतर कर चुके हैं। बिल्कुल। तो फेलियर में मेरे पापा का है कि बेटा ये कुछ गलत रास्ते, इन पे आपको बच के रहना होगा। आपको लगता है सर ऐसे कुछ कौन से रास्ते हैं जो? नहीं, बिल्कुल, मैं दोनों चीज़ें क्लियर करूँगा। एक तो आपने वो साइकिल रिपेयर वाली बात किया टेक बर्नर की। अमन, मैंने एक किसी बहुत ही महान इंसान की मैं जीवनी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि कुछ अपवाद होंगे, एक्सेप्शन होंगे, और अपवाद कभी बनाए नहीं जा सकते। अपवाद हिस्ट्री बनाते हैं, इतिहास बनाता है। आज अगर वो लोग हैं तो वो अपवाद सोच के नहीं बने कि हम ऐसा करेंगे और हम एक्सेप्शन बन जाएंगे। वो क्या हुआ कि वक्त ने, हालातों ने या इतिहास ने वो अपवाद बना दिए। तो ऐसे कुछ अपवाद हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसे केसेस में सक्सेसफुल लोग कितने हैं। क्योंकि देखिए आज का दौर जो है, वो लोग फिर भी कुछ थोड़े पुराने हैं, लेकिन आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, पहले आप देखो ना कि लोग 3 या 4 साल भी तैयारी करते रहते थे और कोई उनको पूछने वाला नहीं था कि भाई ये तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है। पहले इतना पता नहीं लगता था। आज अगर एक बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है और उसके बाद वो तैयारी करने चला जाए तो सबकी निगाह उस पर टिक जाती है कि भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर आ रहा है, और प्रेशर में पढ़ाई कर पाना है, कुछ भी काम कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आज ऐसा दौर भी हो गया है जहां आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जहां डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर वहां पे आपके लिए कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज़ें होंगी या मोटिवेट करने वाली चीज़ें होंगी तो वही होंगी जो आपने छोटी छोटी चीज़ें हासिल की हैं। तो बस मेरा इतना कहना ही है कि जब आप छोटी छोटी सी चीज़ें हासिल करते रहते हो तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहती हैं, मोटिवेट करती रहती हैं, कि आप सेल्फ मोटिवेशन ले रहे हो कि यार मैंने ये काम कर लिया तो अब यही कर दूंगा। कई बार क्या होगा, जब आप कुछ चीज़ें छोड़ते जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि एक चीज़ अगर ये हो कि या तो ये मिलेगी या ये, तब तो मैं कहूँगा कि आप छोड़ दो अगर आपको बड़ा करना है तो। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसके साथ भी इसको अचीव कर सकता हूँ तो आप उसको भी साथ लेके चलो। जैसे मैंने कहा कि मैंने TCS की जॉब ली, बट मैंने की नहीं, मैंने एक भी दिन नहीं ज्वाइन की, बट बस मैंने ली। मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ये प्रूव करना चाहता हूँ मैं कि मेरे अंदर जान है, मैं कुछ कर सकता हूँ।
मैं कैसे मानूं कि मैं कुछ कर लूँगा। भाई मुझे छोटी छोटी सक्सेस मिलेंगी तब मुझे लगेगा हाँ यार मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ थी। तो मैंने वो जॉब नहीं की। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली, मैंने उसके बाद वो जॉब भी छोड़ दी। उसके बाद एक और गवर्नमेंट जॉब मिली, वो भी मैंने छोड़ दी। मेरी लाइफ थोड़ी सी अलग सी थी, जैसे आपने वो लाइन देखी है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा। तो ऐसा नहीं कि रिस्क मैंने भी खूब लिए हैं। जब मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया तो उसकी एकमात्र वजह यही थी कि हमारे घर का बहुत बड़ा वाला लोन चल रहा था और उस लोन की टेंशन में मेरी माताजी को पैरालिसिस हो गया और मेरे पिताजी को डायबिटीज़ हो गई टेंशन में कि भाई कैसे होगा, कैसे क्या होगा। मुझे भी ये बात समझ आ गई कि जॉब से तो ये नहीं होने वाला है। मैं पढ़ाना छोड़ के जा चुका था गवर्नमेंट जॉब पे। मुझे लगा था यार ठीक है इतनी टेंशन नहीं लेनी, या फिर मैंने ये सोच लिया कि मैं कुछ दिन ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि मेरा ख्वाब था ही कि भाई एक्टर बनना है। मुंबई में पोस्टिंग थी, मैं चला गया। जब माताजी को ये हुआ और मैं घर आया, मुझे अभी भी याद आती है ये बात, जिस वक्त मेरी स्थिति ये थी कि 2 वक्त के खाने का ठीक तरीके से नहीं पता था, जबकि मैं कुछ सक्सेस हल्की फुल्की पा भी चुका था। उसके बावजूद फिर मैं नीचे चला गया। किस वजह से गया नहीं गया ये मैं अभी भी एनालिसिस नहीं कर पाता। तब भी मैंने माताजी को बैठ के यही कहा धूप में, मुझे भी याद आती है कि अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं कुछ बहुत बड़ा करूँगा और देखना ये सारी चीज़ें 1 सेकंड में यूँ हो जाएंगी। तो अपने आप को ये भरोसा बनाए रखना, और उसकी वजह यही थी कि मैं छोटी छोटी चीज़ें अचीव कर पा रहा था, बस वो किक एक नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी। मुझे ये मालूम था कि मेरे अंदर टैलेंट है, भाई लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पढ़ाने को भी समझ रहे हैं। बुक लिख चुका था 2013 में, नहीं चल पा रही है किन्हीं कारणवश, बट जितने भी लोग रिव्यू देते हैं वो यही कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी है। तो सब चीज़ें अच्छी हैं बट किक नहीं मिल रही, आपको वो चीज़ नहीं मिली जिससे आप अचानक से बहुत ऊपर चले जाओ। तो फिर मैं दोबारा जॉब छोड़ के आया, फिर मैंने दोबारा कोशिश की। मैं हिम्मत नहीं आ रहा कि नहीं एक बार फिर दोबारा कोशिश करते हैं। और उस कोशिश में सबसे अच्छी बात यही थी कि उम्मीदें मेरी खुद से ही थी। जब भी मैं टूटता था तो मैं अपनी पीठ खुद ही थपथपा के कहता था अरे नहीं यार सब हो जाएगा, कैसे नहीं होगा। तब उस टाइम 24 साल में मुझे लगता है कि हाईएस्ट जोश था, अरे कैसे नहीं होगा, अरे मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, कैसे नहीं होगा। दोबारा फिर कोशिश की और उसके बाद किस्मत बदलती चली गई। आज जब मेरी बुक फेमस हुई उस वक्त मैं 40 रुपए की थाली खाने के लिए सोचता था, और जिस वक्त वो बुक फेमस हुई और मेरे अकाउंट में एक दिन में 4-4, 5-5 लाख रुपए आने लगे और मेरे जो सारे भी दरिद्रता जिसको कहते हैं वो दूर हुई, मैं समझता हूँ मेरी लाइफ का वो बेस्ट पार्ट था कि आप जहाँ खाने के लिए भी सोच रहे हो और अचानक से ऐसा आ जाए। तो ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ लोगों को कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं भी लाइफ में 3 या 4 बार से ज़्यादा टूटा हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है जब इतना ज़्यादा मैं टूटा हूँ कि मैं वॉशरूम में नहीं जा पा रहा हूँ, स्ट्रेस की वजह से इतना मुझे क्लस्ट्रोफोबिया हो रहा है। मैं बैठ के एक जगह खाना नहीं खा पा रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रेस में घूम रहा हूँ। खाना खाने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए भी मैं बैठे बैठे सो जा रहा हूँ कि चलो कुछ देर नींद आ जाए। तो लाइफ में ऐसे मोड़ तो आते हैं जहाँ आप बहुत टूटते हो, बहुत परेशान होते हो, जहाँ आपको लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी को भी सहारा मानो मत, आप अपने आप के सबसे बड़े सहारे हो, क्योंकि आप ही एक वो शख्स हो जो आपके साथ हमेशा रहने वाला है। हर दुख मुसीबत में आप ही एक वो शख्स हो जो अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हो, अपनी कमियों को जानते हो, अपनी अच्छाइयों को जानते हो, अपनी स्ट्रेंथ आपको पता है कि आप कैसा कर सकते हो। तो यही चीज़ें थी जो इसमें सर ने अपनी जर्नी को काफ़ी मॉडेस्ट तरीके से बताया। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मैं जितना आपसे जितनी बार बात करता हूँ उतना ज़्यादा मुझे आपकी जर्नी के बारे में पता चलता है। और इसमें भी सर को यार काफ़ी बार जॉब छोड़नी पड़ी, जैसे उन्हें बताया कि लोन था उनके ऊपर। तो ये एक है यार, आपको अपने बिलीफ्स एटलीस्ट पीछे छोड़ने पड़ेंगे। सर के केस में भी सर ने एक ये चीज़ अच्छी बताई कि जनाब आपको जॉब नहीं करनी, आप ना करें, बट एटलीस्ट आप में इतना पोटेंशियल हो कि हाँ मैं चाहूँगा तो मैं उस चीज़ को ग्रैब कर लूँगा। और इसी के साथ सर मेरे को आप आगे बताएं। आपने बीच में बताया था कि आप एक बार महाराष्ट्र मुंबई गए थे, आपके अंदर की एक चाह थी कि मुझे वो करना है, पर वहाँ पे एकदम आपके पैसे ख़त्म हुए, फिर आप वापस आए। तो वो एक डिप से वापस उठना, वो एक सबसे मतलब मुश्किल दौर होता है। और मैंने अपनी लाइफ के जितने भी मुश्किल दौर जिए हैं वो अकेले ही बिताए हैं। मतलब मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, कुछ 1-2 ही गिने चुने दोस्त हैं जो जब से हैं वो आज तक हैं। आज मैं यहाँ हूँ लेकिन उनके लिए अभी भी वैसा ही हूँ। मैंने उन लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ा जो शुरुआत से साथ हैं, और ये सबके लिए मैं कहूँगा कि ऐसा ही करना चाहिए सबको, क्योंकि ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी है जब आपके सुख दुख में हर एक में वो लोग शामिल हों जिनको आप बहुत पहले से जानते हो। तो वो दौर मुश्किल तो था मन, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब तो ये सोच के लगता है कि मुश्किल है। जैसे अब वो मुसीबतें आ जाएँ तो आई थिंक मैं खुद ही ये बड़ी नेगेटिव सी बात बोल रहा हूँ कि मैं शायद अब ना उस चीज़ को झेल पाऊँ, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त तो बस लगता था कि नहीं कर जाएंगे। मोटिवेशन क्या था उस टाइम करने का कि भाई
हमें ये पता था कि लोग लगातार अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे यूट्यूब चैनल बनाने के लिए भी एक स्टूडेंट थे हमारे, भी वो टीचर हैं बहुत अच्छे, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। आज हम सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम डरते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही है या आपके साथ ही है, हमारे साथ भी था। हम भी ये डरते थे कि यार वीडियो बनाएंगे, मान लेते हैं 2, 4, 5, 10 व्यू आएंगे। तो मैं तो खैर उस टाइम व्यू और सब्सक्राइबर नहीं जानता था, मैंने उससे पहले यूट्यूब ही नहीं चलाया था, मैं कोई यूट्यूब नहीं चलाता था कि यूट्यूब क्या होता है। मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, तो यूट्यूब के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, क्या सब्सक्राइबर होते हैं, क्या व्यू होते हैं, अभी भी नहीं चलाता मैं उतना। तो उन्होंने प्रेशर बनाया कि नहीं आप बनाओ, आप बहुत अलग चीज़ें पढ़ाते हो, ये कुछ न्यू चीज़ें थी। और आप सब जानते भी हैं कि मैंने जो गणित में दिया या जो चीज़ें निकाली, जो शॉर्टकट निकाले, वो वाकई अलग थे। और तभी इतनी जल्दी किक मिल भी गई, क्योंकि जब आप अलग करते हो, आज भी अगर आप में से कोई चीज़, हम क्या करते हैं कि जैसे जस्ट कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अभी अमन ने ऐसा करा है तो अब मैं भी ऐसा कुछ करना स्टार्ट करता हूँ, तो कॉपी वाली चीज़ बहुत लंबा नहीं जाएगी, बल्कि वो उठ ही नहीं पाएगी। अलग आप जब करोगे, उठोगे आप तभी जब आप कुछ यूनिक कर रहे हो। आप जिसको भी देख लो, जिसने कुछ यूनिक किया है, अलग किया है, उसी को बहुत जल्दी किक मिली और वही बहुत जल्दी ऊपर गया है। और हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी तो है ही, हम बस डर से उसे बाहर नहीं लाते। हमारे डर अंदर क्या होता है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम इसी में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे। बट इस डर से तो, और आज बिल्कुल, और आज यूट्यूब पे भी आते हैं तो क्या, तो लोगों को डर नहीं लगता। आज मैं ही हूँ, मुझे लगेगा यार मैंने क्या कहा, मैंने अपना बैच स्टार्ट किया यूट्यूब पे फ्री, तो मैंने सीधे पहले ही बोल दिया, उस डर को ना पहले ही ख़त्म कर दो। मैंने क्या बोल दिया कि भाई अगर एक बच्चा भी रहेगा तो मैं पढ़ाऊँगा। अब मुझे डर नहीं है कि मेरी क्लास में 2000 बच्चे आ रहे हैं, 3000 हैं, तो मेरे ऊपर एक प्रेशर बन रहा है कि बाहर के लोग, अरे लोग कहेंगे यार पढ़ने नहीं आ रहे, व्यू कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर कम बढ़ रहे हैं। ये आपको टेंशन ही नहीं लेनी। जो भी डर आपके अंदर है ना, उसको पहले ही निकाल दो। आप पहले ही कह दो, आप अगर अपनी वीडियो भी बना रहे हो, यूट्यूब की भी जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले ये कह दो कि मैंने ये चैनल इस उद्देश्य से बनाया और मेरी ऐसी कोई बहुत उम्मीद नहीं है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। आप अच्छा करोगे, अच्छा दोगे लोगों को, लेकिन जब भी आप कोई काम करो तो ये ज़रूर सोचो कि लोग आपको सपोर्ट क्यों करें। आपके दिमाग में ये होना चाहिए। आज तमाम लोग हैं, मैं ट्रैवलिंग का चैनल बनाऊंगा, मैं ब्लॉग चैनल बनाऊंगा, लेकिन लोग आपके ब्लॉग क्यों देखें? कोई वजह तो होनी चाहिए ना, आपने लोगों को क्या दिया। देखिए, ये ज़िंदगी आपको कुछ देगी नहीं, ये सिर्फ लौटाएगी। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा दोगे जिससे उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो उस फॉर्म में आपको प्यार वापस मिलेगा उनका। मतलब यहाँ मिलता कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ लौटता है। जो आप दोगे वो आपको लौट के मिलेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले ये सोचना ज़रूर है कि आप कर क्या रहे हो, फिर उसके बदले में आपको मिलेगा जो मिलेगा। बिना किए कुछ नहीं मिलेगा। तो आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दी, जॉब करी, छोड़ी, उसके बाद आप स्मॉल बिजनेस डायरेक्शन में भी आए। तो ऐसे में जब आज के दिन हम देखते हैं कि चाहे एसएससी एग्ज़ाम की बात कर लें, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे रिज़ल्ट 2-2, 3-3 साल बाद आ रहे हैं। हम रिसेंटली एक एग्जांपल देख रहे थे, बच्चों के 200 में से 200 आ रहे हैं, उसके बाद भी उनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। एक बच्चे की पता चल रहा है वैकेंसी 4-4 साल बाद आ रही है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की। एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे 10 लाख, किसी केस में करोड़ों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। करोड़ों। तो सब में दिमाग लगभग उतना है, पोटेंशियल उतना है, वही 12वीं तक सब पढ़े हैं। किसी ने इंजीनियरिंग करा है, किसी ने मेडिकल, किसी ने बैचलर्स, सब सेम कोचिंग से जा रहे हैं। कंपटीशन इतना हाई है। तो ऐसे में क्या हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं कि जनाब वैकेंसी, चलो मान लो वैकेंसी हर साल आने लग गई, उसके बावजूद इतनी सीटें नहीं हैं, सिस्टम एकदम सही हो गया, आपके सही नंबरों पर एडमिशन हो रहा है, तब भी इतनी सीटें नहीं हैं। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को अगर हम देखें, जैसे आपने कहा आज आप 8-10 लोगों को या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय कर सकते हो, तो उसी प्रकार से किस डायरेक्शन में हमें आज के बच्चे को भेजना चाहिए? हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, क्या टिप्पणी होगी आपकी? नहीं, मतलब जैसे मुझे लगता है अमन की ये चीज़ सोच के तो हो नहीं सकती कि यार मैं ऐसा करूँगा और मैं इतने लोगों को एम्प्लॉय करूँगा, तो ये चीज़ सोच के तो नहीं हो सकती। बट हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम सब लोगों तक ये बात पहुँच जाए कि गवर्नमेंट में इतनी वैकेंसी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल पाए। तो इतना ज़रूर हो सकता है कि जैसे आज आप देखते होंगे कि किसी के पेरेंट्स बहुत अच्छी जॉब पे हैं, मान लेते हैं कि IAS हैं, आप देखते हो ना, वो भी अपने बच्चों को IAS बनाने के लिए लगे हुए हैं। आप इसको तो ज़्यादा गलत मानोगे, है या नहीं? वो तो अपने बच्चों को कहें कि भाई अब आप, हम गवर्नमेंट में और आप इतना अफोर्ड कर सकते हो बेटा कि आप अपना एक कोई स्टार्टअप स्टार्ट करो, आप कोई कोर्स कर लो, इंडिया से कर लो, फॉरेन से करके आ जाओ और आप अपना एक बिजनेस डेवलप करो जहाँ आप लोगों को नौकरी दे पाओ। लेकिन यही चीज़ मैं अगर उससे कहूँ कि एक बच्चा गांव में है जिसके माँ बाप किसान हैं और उनके पास ज़मीन भी अपनी नहीं है, किसी और की ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, उस बच्चे को ये सोचने के लिए कह दिया जाए कि आपके लिए सरकारी नौकरी नहीं, आप बिजनेस ट्राई करो, तो ये गलत होगा।
तो मुझे लगता है कि इसमें भी जो ऊपर वाला तबका है उसको सोचना चाहिए इस बारे में कि भाई जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कि बिना गवर्नमेंट जॉब के जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, या जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन भी हैं, फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स का अच्छा बिजनेस चल रहा है, आज वो भी आप देखते होगे अपने बच्चे को तैयारी करा रहे हैं कि नहीं 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 गवर्नमेंट जॉब लो, तो ये उनके लिए कहना सही होगा कि भाई आप अपने बच्चों को ये सिखाओ कि बेटा बिजनेस करो आप, बाकी गवर्नमेंट जॉब उन लोगों के लिए रहने दी जाए, तभी तो इक्वलिटी आएगी। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए, तो ये हम कह सकते हैं। सो इसमें आपने काफ़ी प्रैग्मेटिक व्यू दिया है, पर जैसे अभी आजकल के हम थॉट्स देखें बच्चों के, तो बच्चों का यूँ है कि हमारे पेरेंट्स हमें क्यों बताएं कि हम किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं। फिर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आज के दिन ऐसे हैं कि घर बहुत कमज़ोर था पर उसके बावजूद ज़ीरो से स्टार्ट करके उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। तो ऐसे में मेरा सर इस प्रकार से होता है कि चलो आप अपने कॉलेज के अंदर आते हो, ठीक है, हो सकता है वो इंजीनियरिंग है, हो सकता है वो बैचलर्स है, हो सकता है वो मेडिकल है, आपके पास 3 से 4 साल ऐसे हैं जनाब जहाँ पे कॉलेज में सर कितनी पढ़ाई होती है, बहुत कम होती है। आप 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे कुछ और डोमेन्स को एक्सप्लोर करने में लगाओ, किसी चीज़ में समय दो, और कुछ नहीं तो कॉलेज की सोसाइटी ज्वाइन कर लो, ड्रामेटिक्स बोलना सीख जाओ। क्या पता सर कि कौन सी स्किल आपको कहाँ किस तरफ लेके चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसा होता है सर, मान लो कि आपको पता ही यही है कि सरकारी एग्जाम है, आपको बाकी डोमेन से नहीं पता। हाँ, तो ये नहीं, जैसे आपने कहा पेरेंट्स वाली बात, तो देखिए आप 12th के बाद तो बच्चा पेरेंट्स ही गाइड करते हैं, वो बताते तो हैं एटलीस्ट, लेकिन हमारे मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो बचपन से ही सरकारी नौकरी का एक सोच पैदा कर देते हैं कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। जैसे मैंने अपने साथ भी आपको कहा कि नहीं नहीं गवर्नमेंट जॉब लेनी है, बाकी यूपी बिहार में तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। तो पेरेंट्स को वो चीज़ स्टार्टिंग में तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना कि वो बचपन से बच्चे के दिमाग पे वो गवर्नमेंट जॉब हावी ना होने दे कि गवर्नमेंट जॉब होगी तो ही सम्मान मिलेगा। तो इस सोच को बदलने में वक्त लगेगा, ये सोच बदलनी चाहिए बट वक्त लगेगा। आज आप देखते हो कि कोई अपनी बेटी के लिए लड़का भी ढूंढ रहा है तो सरकारी नौकरी वाला ही ढूंढ रहा है, बिजनेसमैन भले ही कितना बड़ा है बट उसको वैल्यू नहीं मिल रही। तो ये चीज़ गलत है नहीं, तो ये समाज की वो कुरीतियाँ हैं जिनको हम जैसे आप जैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि आप ऐसी सोच मत रखो। तो सरकारी नौकरी वाली जो बात है वो हमें लोगों के दिमाग से निकालनी पड़ेगी और वो स्टार्टिंग में पेरेंट्स को ही ये चीज़ समझनी पड़ेगी। होता क्या है सर, प्राइवेट सेक्टर में आपको दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, बिल्कुल, तब आपको लोग समझ रहे होंगे। और जो आपने रिश्ते वाली बात करी तब आप उस कैटेगरी में आ रहे होंगे। गवर्नमेंट एग्जाम में आज के दिन वो चीज़ नहीं करनी होती आपकी। पर ये चीज़ है जनाब, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो दोबारा बताऊंगा, लगभग 10% रेशियो है जो उसकी सर सक्सेस जाता है, फर्स्ट ईयर को क्वालिफाई कर जाते हैं और आगे भी फिर अकॉर्डिंगली सक्सेस रेशियो। मैंने कहा 10%, ये तो बहुत स्ट्रांग है। यूपीएससी में तो सर आप देखो, एसएससी में आप देखो, आप बाकी एग्जाम से पॉइंट है। और ये बात आपने ठीक कही कि हम और आप, मतलब अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपने कॉलेज के 4 साल को ठीक तरीके से यूटिलाइज किया तो आज के सिनेरियो के हिसाब से आप कहोगे शायद उतना ठीक से नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था। सेम मैं भी अपना कहूं तो मैं तो शायद 20% भी नहीं कर पाया। तो हमें आज लोगों को ये भी बताना है कि आप कॉलेज के 4 साल को बहुत ठीक तरीके से यूटिलाइज करो, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त है आपकी लाइफ का जहां आपके पास हर दिशा में जाने का स्कोप है, आपके पास वक्त है और आप पार्ट टाइम कुछ भी करके, उस टाइम मैंने भी पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाया, उस वक्त आप इतना अर्न भी कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ की दिशा तय कर सकते हो। हम वो चीज़ मिस कर जाते हैं, वो हमें 4th ईयर में जाके समझ में आती है कि अब कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो रहा, अब क्या करेंगे। हम उन 3-3.5 सालों को मिस कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कॉलेज भी है, जैसे अब आज एजुकेशन सिस्टम इतना बदल रहा है तो कॉलेज में भी कुछ ना कुछ ऐसा आना चाहिए जहाँ पे लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया जाए या सिखाया जाए। जैसे आज आप कॉलेज में सेमिनार कर रहे हो तो ऐसे लोग अगर जाके सेमिनार करेंगे, लोगों को बताएंगे तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि हम लोगों को ये बता पाएँ कि भाई सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि आज शायद नौकरी की वैल्यू भी तभी इतनी बढ़ गई क्योंकि हर आदमी उसके पीछे भाग रहा है और वो बहुत थोड़ी है। किसी भी थोड़ी चीज़ के पीछे जब बहुत ज़्यादा लोग भागेंगे तो उसकी वैल्यू इसी तरीके से बढ़ जाएगी और फिर सबको सरकारी दूल्हे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सोच बदलनी पड़ेगी और ये बदलेगी। हम जैसे आप जैसे लोग हैं जो ऐसे ही नहीं जाएंगे दुनिया से, कुछ अच्छा करके ही जाएंगे, लोगों की सोच भी बदलेंगे, उसको भी चेंज करेंगे। सर अभी आपके सामने काफ़ी सारे युवा बच्चे बैठे हैं, आपकी भाषा में अगर बोले तो क्या एक मैसेज आप उन्हें देना चाहोगे और क्या एक गलती आप बताना चाहोगे कि जनाब इस चीज़ से दूर रहें और ये चीज़ ज़रूर अपनानी है? आज के दौर में तो मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया लोगों पे बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। आप जब भी कुछ करने के बारे में सोचते हो तो लोगों की पोस्ट, लोगों के फ़ोटोज़ आपके दिमाग को दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं और आप सिर्फ उन्हीं में परेशान रहते हो। तो मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया का अगर ठीक तरीके से
इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो कम इस्तेमाल करना शुरू करो, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज करेंगे तो हमारे थॉट प्रोसेस मैक्सिमम उसी डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं, कुछ हम बेहतर सोच ही नहीं पा रहे। क्योंकि देखिए, कुछ भी करने के लिए दिमाग का फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आज हम ज़िंदगी की जिस भाग दौड़ में ना हम योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी से जा चुका है, ठीक है, ऊपर से हमारे दिमाग में थॉट्स इतने ज़्यादा हैं, हम इसको देखते हैं, उसको देखते हैं, इसकी फ़ोटो, आज हमारे पास 5-5 रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं सोशल मीडिया में भी, यूट्यूब हैंडल करना है, उसके शॉर्ट्स देखने हैं। क्योंकि देखिए, लोग तो इन सब चीज़ों की था नहीं है, कोई एक समुद्र की तरह है, आप कितनी वीडियोज़ देखोगे। मैंने 4-5 मूवी लाइफ में देखी हैं, और सिर्फ इसीलिए नहीं देखी, मुझे लगा था जो काम करूँगा परफेक्ट करूँगा। मुझे लगा कि इतनी मूवी अब पीछे छूट चुकी हैं कि मैं सारी नहीं देख सकता, तो मैंने देखी नहीं। सेम मेरा यूट्यूब को लेकर भी है, वो जो रील चलती हैं यूट्यूब पे या किस पे चलते हैं, इंस्टाग्राम पे, तो मुझे पता है कि ये मैं कभी ख़त्म नहीं होंगी, और मैं वही काम करता हूँ जो ख़त्म हो सके, जो मैं पूरा कर सकता हूँ। तो जिस भी काम को करो इस हद तक करो कि आप अपने आप में ये फील कर पाओ कि मैंने पूरा कर लिया, मैंने ख़त्म कर लिया। जैसे मैंने अमन से एक चीज़ बहुत ठीक सीखी है, अमन को नहीं पता होगी आज तक। मैंने अमन से भी एक बात सीखी है कि मैं पहले क्या करता था कि मैक्सिमम चीज़ें मोबाइल में नोट कर लिया। मेरा एक फ़ोल्डर बना हुआ था व्हाट्सएप पे, जो तीनों मोबाइल के नंबर उसमें जुड़े हुए थे, तो मैं माई वर्क मैंने बनाया हुआ था, एक माई अर्जेंट वर्क बनाया हुआ था, मैं उसमें डाल देता था। बट उससे होता क्या था कि मैं जैसे ही माई अर्जेंट वर्क खोलता था तो और 4-5 मैसेज और होते थे, मैं उसके रिप्लाई में लग जाता था, तो कहीं ना कहीं मेरा कुछ टाइम ख़राब हो जाता था। फिर मैंने एक बार अमन की मैं वीडियो देख रहा था अभी रिसेंट की, तो मैंने देखा कि बहुत सारी चिट लगी हुई हैं। अमन ने खुद दिखाया थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं इस पर अपने अपने टास्क लिख देता हूँ, तो मुझे भी, मैंने उसी दिन तुरंत वो बोर्ड ऑर्डर किया और मैंने भी अपने काम फिर उस पर ही लिखना शुरू कर दिए। तो आज हम मोबाइल का जितना ज़्यादा हम टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना टाइम हमारा ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। हम अलार्म से लेकर के हर चीज़ मोबाइल में करने लगे। अलार्म सेट करना और अलार्म बंद करने में हम, ऐसा नहीं होता कि व्हाट्सअप ना खोलें, जरूर देखते हैं खोल के हम, या और नोटिफिकेशन आई होती है उन्हें जरूर देखते हैं। तो हम टाइम बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा गंवा रहे हैं। तो आपको टाइम बचाना तो सीखना होगा। मेरा फ़ोन D&D में रहेगा पूरे दिन, तो अगर कॉल आ रही है तो मैंने 3-4 लोग हैं जिनको क्वालिफाई कर रखा है, पेरेंट्स, पहले वो भी क्वालिफाइड नहीं थे, तो उनके लिए दूसरा मोबाइल लिया, तब भी तो वो दुखी हो गए, परेशान हो गए कि तेरे को कॉल कैसे करे, नाराज़ हो गए पापा मम्मी। मतलब ये 1.5 साल चला, तो फिर उनका मेरे को पता चला डू नॉट डिस्टर्ब में ऑप्शन होता है, आप घर वालों को हटा सकते हो। तो आप लास्ट में देख लो किस किसने आपको मैसेज टेक्स्ट वगैरह करा है, आप रिप्लाई करो, वही सही चीज़। नहीं, चलो आप तो बिजनेस कर रहे हो यार, हम कर रहे हैं, अब हम लोग ये चीज़ें करें मोबाइल में टाइम, तो हमें उतना अफसोस नहीं होता। लेकिन आप लोग अगर अभी उस दौर में कर रहे हैं जहां आपका समय सबसे ज़्यादा कीमती है, हम पैसे का बजट बना लेते हैं, घर से 5,000 रुपये आते हैं, कोटा में बच्चा पढ़ रहा है, पूरा लिख देगा, 3 की पेटी, 4 का दूध, और जो सबसे कीमती है, जो वापस नहीं मिल सकता, जो हमें भगवान ने या किसी और को इक्वल देकर भेजा है, हम उसका बजट कभी नहीं बनाते। हम रात को कभी ये नहीं सोचते सोते वक्त कि आज का दिन का मैंने कितना समय ख़राब कर दिया जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता था। एक दिन जब आप कुछ बनोगे लाइफ में, तब आपको पता चलेगी कि वक्त की कीमत कितनी है। आप बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, अमन से मिलोगे, पूछोगे कि कितनी कीमत है वक्त की, कि कैसे कैसे हम स्लॉट डिसाइड करते हैं कि 10-10 से 10-50 तक ये चलेगा। अगर किसी से मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे इस टाइम में हमने कितनी सारी नई चीज़ें सीखी, इनका यूटिलाइज किया, तो ही हम अपना वक्त देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहीं भी अपना यूं ही वक्त दे दिया। तो वक्त को बचाना तो सीखना होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वक्त को बचाना सीखना होगा। अमन, मैं आज भी टाइम पे ना जगने पे, घर वालों पे या किसी पे उतनी ही गुस्सा करता हूँ जितनी मैं 11th क्लास में मम्मी को ये बोल के सोता था कि मैं 2 बजे सो रहा हूँ और मुझे 5 बजे जगा देना, और मम्मी नहीं जगाती थी कि बेटा लेट सोया है। तो मैं उतनी ही भयंकर गुस्सा उस वक्त करता था जितनी आज करता हूँ, कि अगर मैं ये सोच के सोया हूँ कि 5 बजे मुझे जगना है और मेरे मोबाइल पर अलार्म बजा और किसी ने उठा दिया, क्योंकि मुझे टाइम स्लॉट में अगर कोई चीज़ ना हो, ये चीज़ मुझे आज भी हर्ट करती है, जबकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ आज कि कोई बात नहीं, 2-3 घंटे ख़राब हो गए, बट नहीं, ये चीज़ मुझे आज भी उतनी परेशान करती है कि जो काम मेरी प्लानिंग में मैं वही करता हूँ। अगर मैंने 2 से 5 सोचा हुआ है कि मैं ये क्लास लूँगा, तो कोई बहुत अर्जेंट वर्क आ जाए तो अलग बात है, लेकिन हाँ, कोई दोस्त मुझे कह दे आज वो मिलने आ रहा है, ये कर रहा है, तो मैं ये क्लियर कहना पसंद करता हूँ कि यार इस टाइमिंग में मेरी क्लास है, आपको इतना वेट करना पड़ेगा। वही चीज़ हम नहीं करते हैं। किसी दोस्त ने कह दिया, हम पढ़ने बैठे ही थे, अरे यार चल चाय पीने चल रहे हैं, चल ये कर लें, तो हम उसको इस बात को कहने में हिचकिचाते हैं, नहीं यार मैं अभी पढ़ने बैठा हूँ। हमें ये बात कहने में उसे शर्म आ रही है, वो कहेगा अरे यार चल बाद में पढ़ लियो, जबकि हमें उससे कहना है हाँ हाँ क्यों पढ़ लूँगा बाद में, अभी पढ़ूंगा, तू भी पढ़, मैं भी पढ़ रहा हूँ। बट हम हिचकिचाते हैं लोगों को ये बात कहने में, तो आपको इतना रियलिस्टिक तो बनना पड़ेगा। कोट है सर, इफ यू आर सेइंग यस टू समथिंग देन यू आर सेइंग साइमल्टेनियसली सेइंग नो टू समथिंग। आप एक चीज़ को हाँ कह रहे हो तो दूसरी चीज़ को ना कह रहे हो, उससे समझ। और प्रायोरिटी तो बनानी पड़ेगी। एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और प्रायोरिटी होनी चाहिए।
आपका घर परिवार भी प्रायोरिटी नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है तो आप बात नहीं कर रहे, पर आपका डिफाइंड होना चाहिए। मेरे तो सर 3 प्रायोरिटी लिस्ट बना रखी हैं। पहला है काम, आपका दोस्त आपको छोड़ सकता है, आपकी बीवी, आपका भाई सब छोड़ सकते हैं, आपको काम आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। सेकंड नंबर पे मैं, अगर आप अपने 20s में हो तो मैं फिर फैमिली में रखता हूँ, क्योंकि अभी आपके कोई बच्चे नहीं हुए, पेरेंट्स ने आपको पाल लिया, वो खुद को पाल लेंगे। अभी आप अपने खुद पे करियर पे काम करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे, समय दो, तब क्वालिटी टाइम दो। कि बैठे हो तो मम्मी के साथ ही बैठे हो, तो ये नहीं उस वक्त मोबाइल लगा रहे हो। बिल्कुल, आप आधा घंटा दो, 20 मिनट दो, मम्मी उसमें बहुत खुश हो जाती है। और थर्ड है ही नहीं कोई प्रायोरिटी, भाड़ में जाएँ बाकी सारे काम। तो ये 2 काम अगर आपने अपने प्रायोरिटी के हिसाब से रखे, आप जिस चीज़ को सोच रहे हो, जो आपकी अक्सर एक गट फीलिंग होती है, काफ़ी बार दुनिया ने कुछ बिलीफ बना रखे हैं, ये करो, आपने भी अपने उस बिलीफ के अगेंस्ट जाके कुछ चीज़ें करी, तो क्या, और ये मैंने किताब में चीज़ पढ़ी कि हाईली सक्सेसफुल लोग अपना जो प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, जो अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आता है, गट फीलिंग होती है, उस पर बहुत बिलीव करते हैं। तो क्या आप उस केस में हाईली प्रैक्टिकल हो कि मान लो कि यार जैसे आपने टाइम के बेसिस में काम, मुझे 5 बजे उठना है तो उठना है, फिर मैं गुस्सा हो जाऊँगा, या फिर ये काम मुझे समय, मैं आपसे 2 साल पहले जब मिला था तब भी आपने कहा था मैं टाइम को लेके बहुत स्पेसिफिक हूँ, तो क्या वहाँ पे आप हाईली प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो कि यार ये बंदा मेरे लिए बॉटलनेक है लाइफ में, नेगेटिविटी दे रहा है, तो ओके मैं इस बंदे से बात नहीं करूँगा, मुझे आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी रखनी है, क्या? हाँ, मैं बिल्कुल हूँ। ये बड़ी अच्छी सी बात पूछी, और मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब जो दोस्त भी, जैसे मेरा कोई ऐसा एक दोस्त बना, फॉर एग्जांपल इस टाइमिंग में जब मैं इस दौरान रहा, तो कुछ ऐसे लोग मिले या कुछ पुराने लोग ऐसे हो गए जो मुझे बात बात पे मेरी कमियां गिनाने लगे, तो मैंने उनके साथ रहना पसंद नहीं किया। मैं उन्हीं लोगों के साथ सिर्फ रहना पसंद करता हूँ जो मुझे मेरे पॉजिटिव्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि आप 100% तो परफेक्ट नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ कमियाँ आपके अंदर रहेंगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी नहीं है, वो ये है कि हमारा दिमाग हमारे दुखों की तरफ ही जा रहा है। आप एक बात बताइए कि अगर पैसे से या सफलता से ही सिर्फ खुशी है, तब तो हर एक रिक्शे वाले को, हर एक मजदूर को हर वक्त रोना चाहिए, बट वो तो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो जिस वक्त खुश है उस वक्त वो अपने दुखों को साइड रख के बैठा है। वैसा ही हम सबको करना है कि हमें अपने माइंड को इस तरीके से एक्टिवेट रखना है कि हमें नेगेटिव्स ना दिखें। परेशानी आपके पास भी होंगी, मेरे पास भी होंगी, हम आप अभी बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, तो हम बाकी सारी चीज़ों को भूल के मुस्कुरा रहे हैं, अपनी बाकी सारी टेंशन्स को साइड कर रखा है हमने, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। तो वही चीज़ मैं लोगों को भी कहता हूँ कि आपको उन क्षणों को ही जीना है जिन क्षण में आप हो। अगर आप सिर्फ दुखों में ही रहोगे तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, इसके लिए मैं कहता भी हूँ बच्चों को कि मेडिटेशन, योगा थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद लाइव किया है, मैं इन सब चीज़ों से निकला हूँ, तो सीखा है मैंने इन सब बातों से। अमन, जैसे एक बात आपने फैमिली वाली कही कि फैमिली को प्रायोरिटी देना, आज हमारी सफलता के बीच में एक बहुत बड़ा गैप ये भी हो गया है कि बच्चों और पेरेंट्स का कम्युनिकेशन गैप, ये एक बहुत बड़ा गैप है जो मैं आपके साथ देखता हूँ, अपने साथ देखता हूँ, या और भी मैंने कई लोगों के साथ देखा है कि आप भी देखते हो कि आपके पापा हर एक मोड पे आपके सपोर्ट में होते हैं। उनको हर एक छोटी से छोटी चीज़ पता होती है कि आज अमन क्या कर रहा है, आज अगर अमन यहाँ है मेरे पास तो उनको पता है। और यही मेरे पेरेंट्स के साथ भी आज भी है। मैं तो इतना बूढ़ा हो गया कि मैं अगर आज यहाँ हूँ तो उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कितनी देर रहूँगा। तो ये चीज़ बहुत मिसिंग है। तो मैं बच्चों के साथ साथ ये भी कहूँगा वो अपने पेरेंट्स को ये बात सुनवाएं कि आज बच्चों के ऊपर प्रेशर क्यों बिल्डअप हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। आप एक बात बताओ, पापा मम्मी कह देते हैं 1 साल तैयारी कर लो भाई आप, और वो सीधे रिजल्ट पे पूछेंगे क्या हुआ, तो बच्चे को एक बड़ा धक्का लगता है और माँ बाप को भी लगता है। अगर वो बच्चे से पहले ही 1 साल से उसका इन्वेस्टिगेशन, क्या बोलेंगे उस वर्ड को, रखें उस पर अपनी नज़र कि भाई उसकी कितनी तैयारी हुई है, कितना उसने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट किया है, कितना उसने केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट किया है, अगर उनकी नज़र हो तो वो पहले ही आकलन लगा देंगे कि इसकी सक्सेस कुछ % हो भी सकती है। नहीं, माँ बाप के ऊपर भी प्रेशर नहीं रहा, पहले से ही चीज़ें क्लियर है, बच्चे के ऊपर भी नहीं है। तो ये एक चीज़ सबसे खूबसूरत है कि माँ बाप को बच्चे के, जब वो बड़ा हो रहा है 12th के बाद, वो कोटा जा रहा है, कहीं भी तैयारी कर रहा है, तो गैप कहाँ जाता है, उसका मन भी नहीं लग रहा है, परेशान है, तो भी माँ बाप दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो, अपने आप को संभालो। तब वो गलत चीज़ों का सहारा शुरू करता है। आप देखते होगे कोटा में या मुखर्जी नगर में बच्चे तैयारी करने आते हैं, बहुत जल्दी गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो एक गैप आ जाता है। जहाँ फिल करने के लिए उसको माँ बाप की ज़रूरत थी, वहाँ पेरेंट्स पीछे हट गए। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हर एक पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा हो गया तो अब उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपसे बेहतर मोरल सपोर्ट, आपसे बेहतर उसके कंधे पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, आप जरूर दें। अमन के फादर, मैं बता रहा हूँ ना, अमन के फादर, हमारे फादर आज भी हमारी हर एक
चीज़ पे नज़र रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और जो सलाह वो दे सकते हैं मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं। और अमन से मेरे मिलाने की वजह तो वही है, उन्होंने ही अमन से मुझे मिलाया है। तो आप सोचो तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत, लेकिन जो कि आजकल बहुत कम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स बस एक जिम्मेदारी दे देते हैं, ये लो पकड़ो पैसे, 1 साल बाद मुझे IIT में सिलेक्शन दे देना। बच्चा आपका रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि अलार्म सेट के 3 बजे बज जाएगा। आपको देखना है कि वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, कहीं वो नहीं कर पा रहा तो इस वजह से प्रेशर में तो नहीं आ रहा, उसके ऊपर लगातार वो प्रेशर बिल्डअप होता रहता है, जिसकी वजह से वो कुछ गलत चीज़ों में पड़ जाता है, गलत आदतों में पड़ जाता है। सो इसमें इनफैक्ट सिर्फ एजुकेशन नहीं, आप आज के मैं बच्चे जब देखता हूँ, सेमिनार्स लेता हूँ, वो अपने दोस्त के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। और इस पूरी पृथ्वी में सर सब आपका साथ छोड़ सकते हैं, काम और आपका जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आप खुद हो सकता है किसी गलत आदत में पड़ जाओ, वो नहीं पढ़ने देंगे आपको, नहीं पढ़ने देंगे। वो आपको नहीं आता होगा तो बताएंगे नहीं, पर आपको इंटेंशन उनका हमेशा बेस्ट रहेगा। दोस्त के सर 5 अलग इंटेंशन हो सकते हैं, हम उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। अब ऐसे में यार सिर्फ पेरेंट्स साइड, जब आप अपने कॉलेज फेज़ में हो, देखो यार हमें भी बहुत पिटाइयाँ पड़ी हैं, चप्पलें, जूते, डंडे, सब सर भगा भगा के पीटा गया है, रूम में मारा गया है, मतलब वो सब आप कंजर्वेटिव नेचर होता है वो। पर जब आप कॉलेज में आ जाते हो, पेरेंट्स के साथ आपकी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली क्यों है। माँ बाप भी सोचते हैं यार अब मारना नहीं है, बड़ा हो गया, वो भी दोस्त बनना आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ कोशिश कर रहे हैं। आप भी धीरे धीरे खुलें, पहले छोटी चीज़ बताएं, बड़ी चीज़ बताएं। आज के दिन मैं अपने पापा के साथ सारी चीज़ A to Z शेयर कर सकता हूँ, मतलब जो चीज़ मैं दोस्त को नहीं बताऊंगा वो मैं पापा को बता रहा हूँ, तो वो स्ट्रेंथ की तरह काम करते हैं, क्योंकि अब हम 2 दिमाग उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे पास एनर्जी, उनका एक्सपीरियंस हो गया काम। वो आज बच्चा क्या है, पेपर में कम नंबर आए, कहीं छोटा सा दिल टूट गया, बस लोनली फील कर रहा है और बस गलत वो गैप फिल नहीं हो पा रहा। हाँ। बिल्कुल, तो वो पेरेंट्स को जरूर करना चाहिए। मैं अपने बारे में बताऊं अमन, मेरी माताजी उतनी बातों को नहीं समझती थी भाई, उनको उतनी समझ नहीं है, उतनी एजुकेटेड नहीं थी, तो उनको नहीं पता था। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं सिर्फ दिल्ली से, पिताजी ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं, वहाँ सिर्फ पिताजी से अकेले मिलके चला गया। मेरी परेशानी है, मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं परेशान हूँ, उनसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो उन्होंने हर मोड पे, मैं कम परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कम मार्क्स लेके आ रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वो हर एक उस साथ में मेरे साथ खड़े रहे। मेरे गलत में भी वो मुझे बताते रहे ये गलत है, बट उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि शायद इस सफलता के पीछे, यहाँ तक पहुँचने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है, कि वो हमें हमेशा अच्छी बातें ही बताते हैं। और वो होते हैं कि जो गलत हो भी गया, मेरे आजकल के पेरेंट्स ये ज़्यादा करते हैं कि गलत हो गया तो वो ताने मारना, सरकास्टिक वे में बोलना बच्चे को, तो बच्चा फिर बताने से उनको गलती करता है। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ। पेरेंट्स क्या करेंगे, चुपचाप से पूछ लेंगे कुछ बातें, फिर उस दिन तो कुछ नहीं कहेंगे, फिर 3-4 दिन बाद कुछ भी हुआ तो उन बातों को लपक के फेंक रहे हैं उसी के ऊपर, तो फिर बच्चा नहीं बताता है आगे से। तो आपको ऐसा माहौल भी बता के रखना है, क्योंकि देखिए करेगा तो वो वही जो उसे करना है। अब एक बच्चा है, कोटा में जाके तैयारी कर रहा है, पहले दिन पापा को फ़ोन किया, पापा मूवी देखने जाना है, पापा ने कह दिया मत जा। हो सकता है उस दिन ना जाए, लेकिन अगली बार ये तय है कि जाएगा तो आपसे पूछेगा नहीं, ये बात है नहीं। तो लेकिन अगर आपने उसको कह दिया, ये भी बता दिया आपने कि बेटा ज़्यादा मूवी नहीं देखनी, कोई बात नहीं आज चले जाओ, लेकिन मंथ में 1-2 देख लो, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो भी कंफर्ट रहेगा, वो आपको बताएगा भी, आपको पता भी चलेंगी उसकी बातें। झूठ बोलना हम ही सिखाते हैं बेसिकली बच्चों को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जिस पे मुझे लगता है आप लाइट दे पाओगे, एंग्जाइटी। आपने कहा कि एक ऐसा दौर आया था 1-2 साल जब आप एंग्जाइटी के थ्रू गए और आप अपनी लाइफ में हाई तब एकदम पीक पे थे, सक्सेस गेन करते जा रहे थे। तो सक्सेस के वक्त एंग्जाइटी, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी बच्चे हैं जो कि पेपर के वक्त, पेपर पास आ रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं, एंग्जाइटी हो रही है। कैसे उस फेज से निकले, क्या चीज़ें आपने अडेप्ट करी और क्या यार है उन प्रॉब्लम्स में? मुझे तो जैसे अब तो हम अपने बच्चों को भी बताते रहते हैं, मुझे जिस वक्त एंजाइटी हुई तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे हो रही है, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं होता। ये बातें आप किसी को कह नहीं सकते। आप सोचिए, आप किसी को ये कहो कि मेरा मन बहुत दुखी है, आपके पास सब कुछ है और आपका मन दुखी है, आप किसी को कह भी नहीं सकते कि किस बेसिस पे कहो। और अगर आपके पास सब कुछ नहीं भी है तो भी लोग इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं, अरे मन दुखी है क्या हो गया, कुछ खा ले, कुछ ये कर ले। तो सक्सेस के टाइम पे एंजाइटी में जाना, मैंने इतने सारे लोगों के रिसर्च किया, लोगों से पूछा है, तो ये एक बहुत आम बात है, क्योंकि जब हम सक्सेस पे चढ़ रहे होते हैं और पीक पे होते हैं तो हम ये समझ नहीं पाते कि मेरी पीक है। हमें लगता है ये तो मेरी शुरुआत है और हम और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, हम अपने वर्कलोड को बहुत बढ़ा लेते हैं, हमें लगता है कि इतना किया अभी तो मैं बहुत कुछ करूँगा। जबकि सक्सेस के पीक पे पहुँचने के बाद आपको थमना होता है। अगर आप वहीं रुके रहेंगे तो ही वहाँ रहेंगे, अगर आप और ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। आप ऐसे समझ लो कि ये एक पहाड़ है, अब आप चढ़ के यहाँ पहुँच चुके हो, अगर आपने यहाँ से और आगे चढ़ने की कोशिश की तो आप नीचे आओगे, आप ऊपर नहीं जाओगे। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा,
कि अब आप इतना दौड़ चुके हो कि अब आपको इसको संभालना है। तो मेरे केस में भी ऐसा ही था और बहुत सारे लोगों के केस में, आप कपिल शर्मा को देख लो और लोगों को, कि हमें ये लगता है कि ये शुरुआत है और हम और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और उस केस में हमारे ऊपर इतना वर्कलोड हावी हो जाता है, इतना काम हावी हो जाता है कि एंजाइटी होना बहुत आम बात तो है। वो लिमिट कैसे पता चले? क्या पता अगला बंदा अपने पीक पे ही ना आए हो? अगर पता चल जाए कि वो पीक है तब तो ठीक है। हाँ, नहीं, जैसे आप जितना काम कर रहे हो तो आपको पता है कि अब इससे ज़्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी बॉडी अफोर्ड नहीं कर पा रही, आप कंफर्टेबल नहीं है। ये ऐसा नहीं कि एंजाइटी आज हुई और आज एक दिन में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। जैसे मुझे आई तो कैसे आई कि मैं नींद आ रही है फिर भी नहीं सो रहा हूँ, रात के 2-2, 3-3 बजे तक काम कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है बहुत काम करने में, सुबह 5 बजे जग जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मतलब कि हमें अपने आप को हेल्थी और फिट भी रखना पड़ेगा। हम क्या खा रहे हैं हमें इसका भी ध्यान होना चाहिए कि हम क्या चीज़ें इनटेक कर रहे हैं, कितनी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए सही है नहीं, हम प्रॉपर नींद ले रहे हैं नहीं ले रहे। उसके अलावा जो टाइम बचता है आप उसमें काम करिए, कोई बात नहीं। आपको अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा है कि आप पीक पे, तो बेसिकली हमें अपने सपनों को लिमिट नहीं करना है, हमें अपनी ये देखना है कहीं बॉडी ले पा रही है या नहीं। हाँ, उतना लोड ले पा रही है या नहीं ले पा रही है। अगर आपको पहले दिन ऐसा लग रहा है कि आप सो नहीं पाए, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आप फिर भी लगातार काम कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी बॉडी को बहुत ज़्यादा थकाना, बहुत ज़्यादा औकात से ज़्यादा काम देना एंजाइटी को जन्म देता है, एक दिन में नहीं आएगी। और मैंने ओवरकम कैसे किया, जैसे बहुत सारे लोग जब एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो काम नहीं करते। तो मेरे साथ ऐसा था कि आप ये भी कह सकते हो काम करना मजबूरी था। भाई मैं अब क्लासेज पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या बोल के उनकी छुट्टी कर दूं कि मेरा मन ठीक नहीं है, मुझे दुखी दुखी सा लग रहा है, मैं क्लास नहीं लूँगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब मैं घुसता था क्लास में तब मुझे लगता था कि 5 ही मिनट पढ़ाऊँगा लेकिन पढ़ाने जाऊँगा। फिर मैं जब बच्चों के बीच में चला जाता था 5 मिनट, फिर मेरा उनसे बात करता था तो फिर मन ठीक हो जाता था, तो फिर मैं क्लास ले लेता था। मतलब कि मैं एक्टिव रहा उस दौरान भी, मैंने इनएक्टिव नहीं हुआ कि मैं रेस्ट पे चला जाता हूँ। फिर जब मैं लोगों से मिला तो लोगों ने, जिन्होंने मुझे बताया कि भाई ये एंजाइटी होती है इस तरीके से और ये नॉर्मल बात है, एक हो जाना काम के साथ, आप ट्रीटमेंट लो, तो मैंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद फिर मैंने योगा स्टार्ट किया और मुझे लगता है कि दवाइयाँ छोड़ने में योगा का बहुत बड़ा रोल है। योगा, मेडिटेशन, मेरा एक स्टूडेंट था, योगा भी मैं नहीं ले रहा था, वो बहुत पीछे पड़ गया। उसने कहा कि आप चलो 15 दिन करके देख लो, अगर आपकी मैंने दवाइयाँ ना छुटा दी तो आप कहना। मतलब उसने ज़बरदस्ती कर दी थी हद से ज़्यादा, और बिना कहीं गेट पे आ जाना, पीटना और ज़बरदस्ती जगा के करना। तो उस दिन से फिर मेरा योगा में बहुत बिलीव हो गया, फिर मैं खुद से करने लगा कि योगा मेडिटेशन मतलब बेसिकली ये है कि आपका माइंड में दोनों चीज़ें हैं, दुख भी हैं, सुख भी हैं, टेंशन भी है, परेशानी भी है, आपको लेकिन ध्यान कहाँ रखना है, पॉजिटिविटी की तरफ। करोगे तो बस, तो एक्टिवेट होना जरूरी है माइंड का, और वो होता है बेसिकली ऑक्सीजन हमारे माइंड को एक्टिवेट करती है। तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले रहे, आज ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम इतने बिजी हो जाते हैं, ऐसे करके छोड़ देते हैं सांस हमारी जा ही नहीं रही दिमाग तक। तो गहरी गहरी सांसें अगर आप पढ़ाई के दौरान भी पूरे दिन में 100-150 लेते हैं तो आपको कभी एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होगा। तो आज का ये सेशन यार काफ़ी हैवी रहा, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी इसके अंदर हमने। एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी चीज़ें आप उठा सकते हो। काफ़ी सर हमारे वो भी रहे जहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स का इस्तेमाल किया। लास्ट में यार वही चीज़ है, आपको ये देखना है कि आपकी साइड में जो आपके पेरेंट्स हैं वही आपके साथ टिके रहेंगे। आपको नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है, पॉजिटिव एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। आपके डोमेन में जो आपसे सक्सेसफुल लोग हैं उनकी तरफ लुकअप करें, उनके साथ रहें। वो लोग मिल नहीं रहे तो समहाउ उनकी किताबें पढ़ो। किसी भी प्रकार से आपको अपना एनवायरनमेंट ठीक करना है और जनाब लोड नहीं लेना है, काम अपना फुल करो, बेस्ट इंटेंशन के साथ करो, सपना बहुत बड़ा लो, पर यूँ नहीं सोचना है कि यार ये चीज़ नहीं हुई तो पता नहीं क्या होगा। ज़िंदगी यार हमारी 15 साल की नहीं है, 20 साल की नहीं है, 25 साल की नहीं है। ये किसी ने नहीं कहा कि आपको 25 साल पे जॉब मिल के एकदम वही ठान करके बैठ जाना है। आपको हर टाइम सर सीखते रहना पड़ेगा ये चीज़। बिल्कुल। और एक चीज़ ये भी है, बस ये नहीं सोचना मन कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा इसीलिए मुझे डिप्रेशन है या मैं परेशान हूँ या मैं टेंशन में हूँ। परेशानी जब होती है तो हम उसकी वजह ढूंढने लगते हैं, जबकि परेशानी की वजह सिर्फ हमारा दिमाग है और कुछ भी नहीं है। वरना सिलेक्शन लेने के बाद भी लोग दुखी हैं। मैं आईएएस नहीं बन पाया इसलिए मैं दुखी हूँ, लोग आईएएस बन के भी दुखी हैं। तो दुख की वजह आईएएस बनना या जॉब मिलना या सिलेक्शन लेना कभी नहीं है। जब हम परेशान होते हैं तो वजह बस हम ढूंढने लगते हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है कि आप परेशान हैं तो ये मत सोचिए इस वजह से परेशान है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके फादर आपकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये कभी परेशानी की वजह नहीं है। परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग है। हमें इसको ठीक रखना है, इसको अच्छा रखना है। तो इसी के साथ जनाब आज का ये छोटा सा पॉडकास्ट समाप्त, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा हो गया, ये सब पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। और थैंक यू अभिनय सर ये समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच यार। आप अपने लाइफ में और बड़े गोल लेते रहें, उनको एग्जीक्यूट करते रहो, और हसलर कभी एक्सक्यूजेज जनाब नहीं बनाते। इसी के साथ समाप्त करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।